क्वेटा बनने जा रहा है मैदान जंग। सुराब में कामयाबी के बाद बीएलए ने एक मनसूबाबंदी कर रखी है कि उनका अगला हदफ होगा क्वेटा और क्वेटा पर कब्जा किया जा सकता है। और इस हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं कि बीएलए मनसूबाबंदी कर रहा है। ऑपरेशन हीरो 2 की मशकें कामयाब हो चुकी हैं और अब क्वेटा इनका हदफ होगा। अगर क्वेटा को हदफ बनाया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकल सकते हैं और क्वेटा में किस कदर खून खराबे का इम्कान मौजूद है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन अहम तरीन मामला है डॉक्टर महरन बलोच का कि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी और भयानक साजिश का इंकशाफ हुआ है। इसके अलावा 11 दिन गुजर चुके हैं DGISPR की तरफ से डॉक्टर महरन बलोच पर दहशतगर्दी के और दहशतगर्दों की प्रॉक्सी के इल्जाम आयद किए थे, लेकिन इस वक्त तक उनके सबूत मंजर आम पर नहीं आ सके। ना वो खुद सबूत मंजर आम पर ला सके, ना ही वो मीडिया के जिसको डिक्टेट किया गया था कि वो डॉक्टर महरन बलोच का शैतानी चेहरा मंजर आम पर ले आए। इसके पीछे की कहानी भी हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे और फिर बलूचिस्तान में खून की होली खेलने की मंसूबाबंदी की जा रही है। एक मामूली सी चिंगारी सब कुछ जला के राख कर देगी, लेकिन अफसोसनाक इसमें पहलू यह है कि इस भयानक मंसूबाबंदी में हुकूमत और रियासत का हाथ नजर आता है, जिसकी वजाहत रियासत ने करनी है, लेकिन रियासत की तरफ से एक मौत मार किस्म की खामोशी छाई हुई है। मई के महीने में भी पाकिस्तान के वजूद पर दहशतगर्द जरबें लगाते रहे, गोली चलती रही, बम फटते रहे, लाशें गिरती रहीं, लेकिन इस सब के बावजूद सिर्फ हुकूमत की तरफ से दावे ही सामने आए। इसके अलावा हजारों मिसिंग पर्सन्स के लवाकिन ये ईद कैसे मनाएंगे? क्या उनके दिल इस काबिल हैं कि वो ईद की खुशियां मना सकें? इसके अलावा कोहे सुलेमान में क्या चल रहा है? क्या बलोच नस्ल कशी कोई नया रंग, कोई नई शक्ल अख्तियार कर चुकी है? इस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे जेनेवा की एक खाली कुर्सी की कि जेनेवा में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में एक खाली कुर्सी क्यों छोड़ी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और अगर आप नए हैं तो भी कर लें, और अगर आपने किया हुआ है तो प्लीज आप अपने दोस्तों को कहें कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप तक मेरे नए व्लॉग के मैसेज आ सके। और कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा से जरूर आगाह करें और मेरे प्रोग्राम को सदका जारिया समझकर शेयर भी कर लिया करें। इससे मेरी रीच बढ़ेगी और आपकी आवाज को मैं मजबूती से आला हुकाम तक पहुंचाने के काबिल बन सकूंगा। नाज़रीन, इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत बहुत ज्यादा कशीदा है। गुज़िश्ता रोज आपने देखा होगा कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल जनरल ने क्वेटा का विजिट किया था और वहां पर एक जिरगा अमायदीन को वहां पर बुलाया गया था उस जिरगे में, और उस जिरगे में चीफ अपना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि भारत की प्रॉक्सी जंग अब ढकी छुपी नहीं रही, हमारे पास भारतीय मुदाखलत के सबूत मौजूद हैं, दुश्मन के अज़ाइम को हर सूरत नाकाम बनाएंगे, जो दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे और दिया जाना भी चाहिए। मैं मुतवातिर कह रहा हूं कि बलूचिस्तान में रा और अजीत दोवल जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इनको बेनकाब करना, इनको एक्सपोज करना, इनको खत्म करना रियासत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। उसके लिए अपने लोगों का ब्रेन वॉश करना जरूरी है और उन लोगों से मुज़ाकरात भी जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात है कि गुज़िश्ता रोज जो जिरगा हुआ उस जिरगे के खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकल सके। और गुज़िश्ता रोज के व्लॉग में मैंने आपसे कहा था कि मेरी नजर में जो गुज़िश्ता रोज जिरगा हुआ था वो महज गोगलों से मट्टी उतारने के मुतरादिफ ही था, क्योंकि कोई नतीजा जिस चीज से अखज ना हो सके उस चीज का होना ना होना कोई माने नहीं रखता। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसको अगर हम देखें तो कुछ अच्छा नहीं है।
जिस तरह मैंने आपसे बात की थी क्वेटा के हवाले से, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि सुराब पर बीएलए ने जो है वो एक शाम को तीन दिन पहले कब्जा किया था और वहां के सरकारी दफातर को, सरकारी रिहायश गाहों को आग लगा दी थी, थाने पर कब्जा कर लिया, असला ले लिया। 3-4 घंटे तक ये तमाशा चलता रहा। ह्यूमन शील्ड उनके पास थी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकी थी। लेकिन इस वक्त की जो इतलात हैं वो ये हैं कि एक मरतबा फिर मनसूबाबंदी की जा रही है। अब की बार इनका हदफ, जिस तरह कल के व्लॉग में मैंने कहा था कि खुजदार अपना गवादर या क्वेटा इनका निशाना हो सकता है, लेकिन इस वक्त तक की जो इतलात है उसमें ऐसा लग रहा है कि बीएलए की तरफ से क्वेटा पर कब्जा करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इस हवाले से जो इंसानी जो एक उनको चाहिए तादाद चाहिए लोगों का, उसके हवाले से भी काम मुकम्मल किया जा रहा है और असलाह भी इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह होता है तो मैं समझता हूं कि बीएलए को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। क्वेटा हमले की सूरत में अगर रियासत को पसपाई हुई तो मैं समझता हूं कि फिर बलूचिस्तान में रियासत का वजूद खतरे में पड़ सकता है, यानी उनका वहां पर उनकी मौजूदगी उनके लिए मौत का परवाना होगी। लेकिन अगर बीएलए को होती है नाकामी तो बीएलए की कमर टूट जाएगी और इसमें कोई शक नहीं है कि बीएलए का वजूद भी खत्म हो सकता है। लेकिन इस वक्त की इतलात ये है कि गुज़िश्ता शाम को गाड़ी में एक बम रखा गया था, मैग्नेटिक आईईडी थी, गाड़ी के अंदर थी और वो फट गई और उसमें एक शख्स बाबुल हुसैनी जो था वो मारा गया और उसके 3 साथी जख्मी हो गए हैं। अब उसके हवाले से, बाबुल हुसैनी के हवाले से कहा जा रहा है कि वो जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का एक डेथ स्क्वाड बना हुआ है प्राइवेट, ये उसका रुकन था और इसकी बलोच लिबरेशन फ्रंट ने या बलोच लिबरेशन आर्मी ने इनकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है। लेकिन इसके अलावा क्वेटा के मशरकी बाईपास पर बकरा मंडी के पास एक बम हमला हुआ है जिसमें एक एसएचओ समेत 3 लोग जख्मी हो गए हैं। तो आज ये अल्लाह का शुक्र है कि बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स का मामला भी बहुत कम रहा और कत्ल गारत गरी भी आज नहीं हुई। लेकिन कोहे सुलेमान के हवाले से BYC की एक रिपोर्ट सामने आई है और उन्होंने वही बातें की हैं जो पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 13 अफराद को मावराए अदालत कत्ल कर दिए गए, 3 एक मरतबा, 3 दूसरी दफा, 3 चौथी मरतबा और 4 आखिरी मरतबा, और फिर 16 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया है। उनके नाम हम सारे डिटेल्स मैंने आपको 3 दिन पहले दिए थे। लेकिन BYC ने कहा है कि ये जो मावराए अदालत कत्ल या जो ये फेक इनकाउंटर्स दिखा के जो कुछ किया जा रहा है, ये बलोच नस्ल कशी की नई शक्ल है। यानी इसके जरिए उन इलाकों का इंतखाब किया जा रहा है जहां पर मीडिया की रसाई बहुत महदूद हो, कम हो, और वहां पर लोगों को हदफ बनाया जाए और उनको मार दिया जाए ताकि उनकी अपनी खाना पूरी की जा सके। लेकिन इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे बात की कि इस ईद पर क्या होगा, इस ईद पर हजारों मिसिंग पर्सन्स के लवाहिकीन ने ऐलान किया है कि वो ईद नहीं मनाएंगे। इसलिए ईद नहीं मनाएंगे कि जब उनके अपने प्यारे ही नहीं है तो वो ईद कैसे मनाए। जब कोई मर जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान के दिल में सब्र डाल देता है, लेकिन एक जब उम्मीद हो कि जो गया है वो कभी ना कभी तो लौटेगा, तो फिर उस उम्मीद में खुशियां मर जाती हैं। ये पाकिस्तान है, इसमें ऐसा होता है। यहाँ पर आइन नहीं चलता, यहाँ कानून नहीं चलता, यहाँ अदालतें डिक्टेशन पे चलती हैं और हुकूमतें डंडे पे चलती हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को लापता किया जाता है, उनके सामने हुकूमतें बेबस हैं। अदलिया ने हथियार डाल दिए हैं, अदलिया इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है और मीडिया इस तरफ बात करने के लिए कतई तैयार नहीं है। इस वक्त भी अगर हम बात कर लें तो पिछले 10 साल में एक गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक बलूचिस्तान में कमोबेश 45,000 अफराद लापता किए जा चुके। 45,000। अब इस वक्त की अगर हम बात करें तो कमोबेश 10,203 अफराद लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2011 से 2024 तक 8,463 अफराद के जबरी गुमशुदगियों की रिपोर्ट्स सामने आई, जबकि जबरी गुमशुदगियों के कमीशन में 10,078 केसेस रजिस्टर्ड हुए। अलबत्ता कुछ हल्के
कह रहे हैं कि जो जबरी गुमशुदा लोग हैं उनकी तादाद 18,000 से ज्यादा बताई जा रही है। महीने में दर्जनों के हिसाब से लोग लापता किए जाते हैं। उनमें कुछ लोग बाजियाब भी होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ भी दिया जाता है, कुछ लोगों को मावराए अदालत कत्ल भी कर दिया जाता है। लेकिन इस मुल्क में कोई भी कहने वाला कुछ नहीं है। न तो कानून है, न ही कानून पर अमलदारी है, न ही अदालतें हैं, न ही आइन पर कोई अमल किया जाता है, न ही इंसानी हकूक को प्रोटेक्ट किया जाता है। शायद बलूचिस्तान के लोग लावारिस हैं, शायद बलूचिस्तान के लोगों का कि कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सबकी नजरें बलूचिस्तान के वसाइल पर हैं। बलूचिस्तान के इंसानों को खत्म करेंगे तब ही उनको बलूचिस्तान के मुकम्मल तौर पर वसाइल मुयस्सर हो सकेंगे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि डॉक्टर माहिर बलोच के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश की, उस पर मैं बाद में आता हूं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़े खून खराबे का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। एक बहुत बड़े मंसूबे को हवा दी जा रही है। चिंगारी जल चुकी है, उसको हवाएं दी जा रही हैं कि किस वक्त ये शोला बनेगी और किस वक्त इंसानों को अपनी लपेट में ले लेंगी। जी नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज का वाक़या है, सरा गोड़ गई, ये कली मंगल का इलाका है। वहां पर एक बम ब्लास्ट फटा, जिसके नतीजे में दो पठान भाई अब्दुल सलाम और अब्दुल नाफे वल्द अब्दुल्ला की मौत हो गई। इसमें 6 जख्मी हुए। ये जुमे की शाम का मामला है और इस मामले पर बलूचिस्तान हुकूमत और उसका सोशल मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से पख्तून और बलोच तसादुम करवाया जा सके। यानी बीएलए के जो नाम से या बीएलए के हवाले से पख्तूनों को अब उनके सामने खड़ा कर दिया जाए। यानी पख्तून फैक्टर जो है उसको बलोचों के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। इसमें एक और हवाला भी दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है अक्टूबर 2024 डुकी जिला का, जहां जो है वो 21 कारकुन जो है वो धमाके में जाँ बाग हुए थे। उनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पख्तून कबीले से था। अब मसला यह है कि बीएलए के मुकाबले में पख्तूनों को लाना, इसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान में लिसानी फसादात करवाने की कोशिश है और इस कोशिश में बलूचिस्तान हुकूमत सबसे आगे है। बलूचिस्तान हुकूमत का सोशल मीडिया इस चीज को हवा दे रहा है, इस चीज को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मामलात को डाइवर्ट किया जाए और किसी भी तरीके से ऐसे फसादात पैदा किए जा सकें कि जिससे दहशतगर्दी की तरफ से जो लोगों की तवज्जो है वो हट जाएगी। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? एक तरफ तो आप लोगों का दहशतगर्द से ध्यान हटा रहे हैं और दूसरी तरफ आप एक ऐसी आग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो जल गई तो मैं समझता हूं कि नस्लों तक बलूचिस्तान इसी आग में जलता रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा बहुत बड़ा और भयानक फैक्टर सामने आया है वो होगा, आपको याद होगा कि 25 मई को दाइश खुरासान ने एक वीडियो जारी करते हुए बलूचिस्तान की शिद्दत पसंद ऑर्गेनाइजेशन से खुली जंग का ऐलान किया था, क्योंकि उनका कहना था कि आप लोगों ने हमारे कैंप पर हमला किया, आपने हमारे लोगों को मारा, तो इसलिए आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, तो अब हम आपको मारेंगे। अब जो दाइश खुरासान है उसमें ज्यादातर जो लोग हैं या तो वो अपना अफगान तालिबान है या तो पाकिस्तान के पख्तून है। इसका मतलब ये कि यहां पर भी पख्तूनों और बलोचों में एक बहुत बड़े खूनी तसादुम का इंतजाम किया जा रहा है, उसको हवा दी जा रही है। इस हवाले से एक चीज और भी कही जा रही है कि जो रियासत का मामला आ रहा है दाइश खुरासान के हवाले से, कि दाइश खुरासान और रियासत का मुक्तदरा का, यूं कहने एस्टेब्लिशमेंट का एक गठजोड़ है। इस गठजोड़ के जरिए जो है दाइश खुरासान को टारगेट किया गया है कि वो बलूचिस्तान में बीएलए को, बीएलएफ को, बीआरएस को, जितनी भी शिद्दत पसंद कलअदम ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको खत्म करें। लेकिन इस सारे मंजरनामे में अगर दाइश खुरासान यहां पर मजबूत हो जाती है तो न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे खित्ते का अमन बर्बाद हो जाएगा। न सिर्फ पूरे खित्ते का अमन बर्बाद होगा बल्कि एक ताकत का तवाजुन भी बिगड़ जाएगा और बलूचिस्तान फिर उसी दहशतगर्दी की नजर हो जाएगा जिसके हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूं।
तो बलूचिस्तान को इस वक्त एक मजाक समझा हुआ है, एक खेल का मैदान समझा हुआ है, जो भी आ रहा है खेल रहा है। लेकिन यहां पर एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि नॉर्वे में एक कुर्सी खाली पड़ी है। जी नाज़रीन, नॉर्वे में एक इंसानी हकूक से मुतालिक सेमिनार होता है और उस सेमिनार में एक कुर्सी पर एक पंफलेट चस्पा किया जाता है जिसमें डॉक्टर माहरंग बलोच को खिराज तहसीन पेश किया जाता है। यह कुर्सी डॉक्टर माहरंग बलोच की थी जो उनकी नजरबंदी की वजह से खाली पड़ी है। लेकिन इस वक्त मैं आपको इतना बता दूं कि डॉक्टर माहरंग बलोच, बीबो बलोच, गुलजादी बलोच और दीगर जो भी इस वक्त हुदा जेल में BYC के कायदीन मौजूद हैं वो ईद उल जुहा जेल के अंदर मनाएंगे। हुकूमत ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस बार इनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि मार्च का महीना, मई का महीना कैसा रहा, मई के महीने में पाकिस्तान के वजूद पर दहशतगर्द जरब पे जरब लगाते रहे। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने एक सर्वे जारी किया है, एक आदाद शुमार जारी किए हैं। उनमें बताया गया है कि मई का महीना पाकिस्तान में कैसे गुजरा। अगर मुख्तसरन मैं आपको बता सकूं तो मई में मजमूई तौर पर 85 दहशतगर्दों के हमले रिकॉर्ड किए गए, जिनमें 113 अफराद लुकमा अजल बने। इनमें 52 सिक्योरिटी एहलकार और 46 आम शहरी, जबकि 11 अस्करियत पसंद हलाक हुए। इन हमलों में 4 अमन कमेटी के अरकान भी शहीद हुए। वाज़ेह है कि अप्रैल में 85 हमले हुए थे। तो इसी तरह इन हमलों में मजमूई तौर पर 182 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 130 आम शहरी, 47 सिक्योरिटी एहलकार, 4 अस्करियत पसंद और 1 अमन कमेटी का कारकुन शामिल थे। अप्रैल के मुकाबले में मई में दहशतगर्द हमलों में 5% इजाफा हुआ। खासतौर पर सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत में 73% इजाफा हुआ और आम शहरियों के जख्मी होने में ड्रामाई तौर पर 145% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तमाम सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने की तादाद में 20% कमी आई, जो 59 से कम होकर 47 हो गई है। इस अरसे के दौरान मजमूई तौर पर 194 अफराद जख्मी भी हुए। अब अगर हम देखें तो मई की सिक्योरिटी सूरत हाल का एक नुमाया पहलू सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत में 78% इजाफा था, जबकि अप्रैल के मुकाबले में अस्करियत पसंदों की हलाकतों में 68% कमी देखी गई। बलूचिस्तान में तशद्दुद की सबसे ज्यादा शिद्दत देखी गई, जहां 35 दहशतगर्दाना हमलों में 51 अफराद लुकमा अजल बने, जिनमें 30 आम शहरी, 18 सिक्योरिटी एहलकार और 3 अस्करियत पसंद शामिल थे। इन हमलों में 100 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 94 आम शहरी, 5 सिक्योरिटी एहलकार और 1 अस्करियत पसंद शामिल था। सूबे में अस्करियत पसंदों ने तकरीबन 9 अफराद को अगवा भी किया। खुजदार में खासतौर पर अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां आर्मी पब्लिक स्कूल की बस को खुदकश हमले का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 8 बच्चे, जिनमें ज्यादातर लड़कियां थी, और 2 अमले के अफराद शहीद हुए और 35 जख्मी हुए। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा भी एक आदाद शुमार है, लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि हमारी रियासत जब तक सियासत में उसके पांव धंसे हुए हैं तो सूरत यही रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर माहरंग बलोच के हवाले से। एक बहुत बड़ी साजिश। सबसे पहला और खतरनाक पहलू इसका तो यह है कि 23 मई 2025 को DGISPR ने प्रेस ब्रीफिंग दी थी। उस प्रेस ब्रीफिंग में डॉक्टर माहरंग बलोच से मुतालिक उनसे प्लांटेड सवाल किए गए थे और उन प्लांटेड सवालों का जवाब देते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि मीडिया पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि डॉक्टर माहरंग बलोच का शैतानी चेहरा बेनकाब करे। उन्होंने डॉक्टर माहरंग बलोच पर इल्जाम आयद किया था कि वो दहशतगर्दों की प्रॉक्सी हैं। लेकिन इस हवाले से डॉक्टर माहरंग बलोच के वर्सा, BYC, डॉक्टर माहरंग बलोच और दीगर सियासी जमातों की तरफ से इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई और कहा गया कि जिस नौयत के संगीन इल्जाम आयद किए गए हैं उनके सबूत पेश किए जाएं। लेकिन इस हवाले से ताहाल कोई सबूत पेश नहीं किए जा सके। डॉक्टर माहरंग और BYC को दहशतगर्दों और फितना हिंदुस्तान की प्रॉक्सी करार देने की एक और साजिश का इसमें पर्दा चाक हुआ है। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर, हुकूमती सोशल मीडिया पर एक तमाशा लगा हुआ था। लोगों के माइंड को मतलब डॉक्टर माहरंग बलोच और BYC के खिलाफ भड़काने की हर मुमकिन घटिया कोशिश की जा रही थी।
इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है ये साबित जाहिर करने की कि BYC दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। जब आप किसी पर बार बार दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं ना, तो कल को अगर वो कुछ कर भी लेते हैं तो भी आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप BYC को इस वक्त मजबूर कर रहे हैं कि वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुदाखलत करे या फिर उसमें मुलविस हो जाए। आपने कहा कि वो मजम्मत नहीं करते, उन्होंने BYC की मजम्मत की। आपने कहा कि जाफर एक्सप्रेस की उन्होंने मजम्मत नहीं की, उन्होंने न सिर्फ जाफर एक्सप्रेस बल्कि दहशतगर्दी के हर इकदाम की मजम्मत की। इस वक्त डॉक्टर महरंग बलोच जेल में है। जब उनसे कोई मिलने जाता है, वापस आता है, तो ही उनका कोई स्टेटमेंट सामने आता है। तो क्या वो दीवारों से मजम्मत करे? क्या वो जेल की सलाखों से मजम्मत करे? क्या वो जेल के दरो दीवार से मजम्मत करे कि आपके कानों तक पहुंचे? क्योंकि यही एक तसल्ली है कि डॉक्टर महरंग बलोच मजम्मत क्यों नहीं करती, क्योंकि इसी में आपकी कामयाबी छुपी हुई है। एक बात की जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए से इल्जाम किया गया कि 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हुई। जरा इसको कड़ियों को समझिएगा, फिर आप इस पूरे ड्रामे का प्लॉट समझिएगा। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस हाईजैक होती है, 12 मार्च को 33 दहशतगर्द मार दिए गए, जबकि BLA ने अपनी वीडियो में और उसी वक्त दावा किया था कि हमारे 12 लोग मारे गए हैं। उन्होंने 12 लोगों की तस्वीर, उनके नाम, उनके कवायफ, उनकी एक एक चीज जारी की थी। जब मरे उनके 12 लोग थे तो फिर सिविल हॉस्पिटल कोयटा में 33 लाशें किसकी आई थीं? यह था एक सवाल। उसके अलावा 20 मार्च को डॉक्टर महरंग बलोच, ये इल्जाम किया जा रहा है कि 20 मार्च को डॉक्टर महरंग बलोच ने सिविल हॉस्पिटल कोयटा पर धावा बोलकर 5 लाशें ले गए। 21 मार्च को फिर धरना दिया गया, जिस पर सुबह के वक्त पुलिस ने धावा बोला और उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3 लाशें इनसे छीन ली, अलबत्ता 2 लाशें गुम हो गई। जी, ये है असल कहानी, ये है असल कहानी कि वो 2 लाशें गुम हो गई। वो 2 लाशें किसकी थी? असल कहानी सारी उन 2 लाशों पर है। इन्हीं 2 लाशों ने डॉक्टर महरंग बलोच को रॉ का प्रॉक्सी करार दे दिया है। इन्हीं 2 लाशों ने अपना डॉक्टर महरंग बलोच को अजीत दोवल का साथी करार दे दिया है, नरेंद्र मोदी का साथी करार दे दिया। उसकी तस्वीरें अजीत दोवल और नरेंद्र मोदी के साथ सोशल मीडिया पर नशर की जा रही है, जारी की जा रही है। लेकिन यह कहा गया कि ये जो 2 लाशें गुम हुई थी, ये दोनों लाशें रॉ के बहुत बड़े और खतरनाक अफसरान की थी, जो यहां पर एक अरसे से कायम थे, मुकीम थे, जो BLA को खतरनाक दहशत इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे। उनमें एक का नाम बताया जाता है कि मेजर शंकर लाल सोलंकी था और दूसरा कैप्टन विजय कुमार राठौर था। ये मेरे ख्याल में जो इंडिया का प्रोग्राम चलता है ना, CID, ये उनसे बड़े मुतासिर है। इस तरह इन्होंने ये घटिया प्लान किया और फिर कहा गया कि ये 2 लाशें BYC वालों ने उठाई थी। डॉक्टर महरंग बलोच ने इनको जल्दी जल्दी से यहां से उठाकर ईरान के, पाकिस्तान, बलूचिस्तान की सरहद पार करवा के ईरान पहुंचाया गया, फिर वहां से उनको कश्ती में डाल के इंडिया पहुंचा दिया गया। कमाल है ना, लाशें भी गुम हो गई, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से निकली भी, ईरान भी पहुंची, फिर इंडिया भी पहुंच गए। फिर वहां पे इन दोनों के खानदानों में आहो बका हो रही है। शर्म करो कुछ। हकीकत क्या है? मसला यह है कि जब 22 मार्च को सरियाब रोड थाने पर डॉक्टर महरंग बलोच और BYC के कायदीन और कारकुनान यानी 150 लोगों के खिलाफ ATC यानी इंसदाद दहशतगर्दी के तहत जब FIR दाखिल होती है, तो उसमें भी नहीं कहा जाता कि ये जो 2 लोग गए हैं इनका ताल्लुक इंडिया से था, रॉ से था। ये रॉ के लोग थे, 2 लाशें गुम हो गई हैं। लेकिन यहां पर डॉन ने इनका पर्दा चाक किया। डॉन न्यूज ने 21 मार्च को लिखा कि 2 मयतें जो वहां से उठाई गई थी, उनके जो लवाहिकीन थे वो अपने उनकी लाशें लेकर चले गए थे, क्योंकि जब वो लाशें वहां से लाई गई थी तो उनकी लाशें जानवरों की तरह सिविल हॉस्पिटल में फेंक दी गई थी, ऐसे पड़ी हुई थी जिस तरह एक, क्या कहूं मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं। अब जिनकी 2 लाशें गुम हुई थी, असल में उनमें से एक का नाम था उसामा बलोच, सिकना मस्तूम,
दूसरे का नाम था अपना हुकाम बलोच, सकना मस्तूम। ये दोनों फिदाइन खुदकश बमबार थे, बीएलए थे। इनकी डेड बॉडीज ये उनको, और फिर किया गया कि जी इनका डीएनए ना हो इसलिए सारा मामला। लेकिन फिर पिछले दिनों बीवाईसी की तरफ से जो डीजी आईएसपीआर के इल्जामात के जवाब में एक तफसील जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि भाई हमारा तो मुतालबा पहला यही था कि तमाम लाशों का डीएनए करवाया जाए ताकि पता चल सके कि इनमें दहशतगर्द कौन है, मिसिंग पर्सन्स कौन है। फिर यही वजह है क्योंकि 30-33 लाशें लाई गई हैं, लेकिन बीएलए दावा कर रहा है कि हमारे 12 हैं, तो 12 अगर वो है तो बाकी लाशें किसकी हैं? लेकिन फिर भी उन लाशों को जबरन चोरी अंधेरे में मट्टी में ऐसे मट्टी डालकर दफन कर दिया गया। डॉक्टर महरंग बलोच बार बार कहती रहे कि इनका डीएनए करने दें, इनका डीएनए करो आप इनका, लेकिन डीएनए नहीं किया गया। तो जो रॉ के ऑफिसर्स थे, अपना मेजर शंकरलाल सोलंकी और कैप्टन विजय कुमार राठौर, तो ये जनाब थे उसामा बलोच और ये थे हुकाम बलोच। तो डॉक्टर महरंग बलोच को दहशतगर्द साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। शर्म की बात है कि इस तरह की घटिया हरकतें की जाती हैं। आज हुकूमत है, कल ये हुकूमत नहीं रहेगी। ये खरीदी हुई बलूचिस्तान की हुकूमत जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, इसके नतायज सरफराज भुगटी को आगे चल के भुगतने होंगे, क्योंकि वो एक सियासी, अगर खुद को सियासी कहता है कि मैं एक पॉलिटिशियन हूं, तो फिर उसका बिहेवियर पॉलिटिशियंस वाला होना चाहिए। आपने एक तो हुकूमत खरीद कर आप बैठे हुए हैं, वजारत आला आप खरीद कर बैठे हुए हैं, उल्टा आप जो है वो बलूचिस्तान को लिसानियत की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, आपने बलूचिस्तान का पूरा पॉलिटिकल कल्चर क्लैप्स करके रख दिया है। तीसरा, आप एक कठपुतली बने बैठे हैं। एक तो हुकूमत है ना फॉर्म 47 की, आप तो मेरे ख्याल में पता नहीं कौन से फॉर्म की हुकूमत है, मेरी समझ में नहीं आती। तो इस वक्त बलूचिस्तान को आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। मैं बीएलए से भी कहता हूं कि भाई आप भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, मत करें ऐसा दुश्मन के कहने पर। कुछ भी हो, भारत हमारा दुश्मन है, कुछ भी हो, रॉ हमारा दुश्मन है। हमारे मुतालबात हो सकते हैं, लेकिन हम इन मुतालबात को जमहूरी आईनी तरीके से, पुरअमन एहतजाज और पुरअमन तहरीक के तरीके से भी इनको हम हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। जो आवाज इससे पूरी दुनिया तक जाती है ना, वो आवाज गोली की गूंज से नहीं जा सकती। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।